बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं वो बहुत अहम है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 5 मेजर गलतियां हैं जो हर मरीज़ या ऐसा मरीज़ जो ये 5 गलतियां करता है वो कभी ठीक नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत से मरीज़ देखे हैं जो बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, अच्छे अच्छे अस्पतालों से और अच्छी अच्छी महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ठीक नहीं होते। और उसकी वजह ये होती है कि वो ये 5 गलतियां बार बार दोहरा रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हम बहुत समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो आज आप या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पेशेंट है जो काफ़ी अरसे से इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि वो ये 5 गलतियाँ, इन 5 में से कोई एक गलती वो लाजमी कर रहा है। तो काइंडली आप आज की वीडियो को मुकम्मल देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी गलतियां मरीज़ बार बार करते हैं। तो उनको खुदारा ये समझाएं कि ये आप अपने लिए और अपनी सेहत के लिए बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। सबसे पहली गलती तो ये होती है कि वो ये है कि जब एक मरीज़ किसी भी किस्म के अलामात को फील करता है, उसके बॉडी के अंदर कोई तब्दीली आती है, कहीं से दर्द शुरू होता है या कोई भी छोटी मोटी चेंजिंग आना शुरू होती है, तो उसको नज़रअंदाज करता रहता है, यहाँ तक कि वो मर्ज़ जो है वो अपने आखिर तक पहुँच जाती है और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के एंड स्टेज तक पहुँच जाती है। फिर उसको पता चलता है कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो फौरी तौर पे जब भी आपकी बॉडी में कोई चेंज महसूस करें, कोई पेन महसूस करें या कोई ऐसी किस्म की अलामात आपको नज़र आ रही हों, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को इत्मीनान में ज़रूर लें और उनसे ज़रूर डिस्कस किया करें, ताकि वो आपको बता सके कि ये किस किस्म की अलामत है और इससे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और अगर आप उस वक्त जाते हैं जब वो मर्ज़ जो है वो अपने एंड स्टेज पे या उस स्टेज पे हो जहाँ पर फिर सर्जरी रिक्वायर्ड हो जाती है, या फिर एंड स्टेज ये होता है कोई आर्गन काटना पड़ सकता है, कोई आर्गन बॉडी से निकालना पड़ सकता है, तो इस तरह के मेजर कॉम्प्लिकेशन जब तक हो जाती हैं, फिर कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन, कोई भी हॉस्पिटल आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर अल्टीमेटली आपको बड़ी सफरिंग में मुब्तला होना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह है वो ये है कि जब कोई थोड़ी बहुत चीज़ हम महसूस करते हैं या कोई बीमारी महसूस करते हैं, तो फिर हम एक और डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिसका नाम है गूगल डॉक्टर। हम गूगल से सर्च करना शुरू करते हैं कि ये बीमारी क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होती है, और फिर गूगल आपको वो चीज़ें बताता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं और सम टाइम वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन पे भी लेके चला जाता है आपको। फिर आप उस मामले में बड़े परेशान हो रहे होते हैं और फिर उसी गूगल से ही आप मेडिसिन पूछ के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो डॉक्टरी है ये भी आपके लिए नुकसानदेह होती है और ये सेल्फ मेडिकेशन को पूरी दुनिया में अच्छा खासा कंडेम किया जाता है। देखिए, कुछ चीज़ें बुकिश हैं, वो डेफिनेटली गूगल को जिस तरह के फीड किए जाएंगे गूगल वो बता देगा, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें फिज़िकल कंटेंट से रेलिवेंट होती हैं। क्या वो जो डॉक्टर फिज़िकल एग्जामिन आपका कर रहा होता है वो ये देखता है कि जो डिज़ीज़ आपकी बताई जा रही है उसकी अलामत किस हद तक आप में अपीयर हुई हैं, नहीं हुई हैं। हर एक बंदे का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। सम टाइम ये होता है कि आपको एक वायरस डिटेक्ट हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस है। हेपेटाइटिस सी वायरस की अगर कॉम्प्लिकेशन देखें तो अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन हैं उसकी, और उसकी अगर अलामात देखें तो एक लंबी लिस्ट है जो हेपेटाइटिस सी के जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें आती हैं। लेकिन मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनमें हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव होता है, लेकिन 15-15, 20-20 साल तक वो बड़ी तो सेहतमंद फिरते रहते हैं, उनको कोई अलामात भी नहीं आती, क्योंकि उनका लिविंग स्टाइल और उनकी फूड और उसके अलावा उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वायरस उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बॉडी में पॉजिटिव है, बॉडी में मौजूद है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। तो लिहाजा ये आप गूगल की बेस पे कोई ऐसे डिसीजंस ना लें, ना कोई मेडिसिन शुरू करें और ना किसी टेस्ट की तरफ जाएं, और ना ही कोई ऐसी आप फूड अडॉप्ट करना शुरू कर दें। जब भी आपको कोई मसला हो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें। उसके बाद अगला जो इशू है वो ये इशू है कि हमारा जो मरीज़ होता है जब वो किसी डॉक्टर से दवाई लिखवाता है, अभी डॉक्टर से वो अपॉइंटमेंट लेता है, चेकअप करवाता है, उससे ट्रीटमेंट शुरू करवाता है, लेकिन घर जाके वो कहता है कि ये गोली मैंने खाई है, इससे मुझे जो है ना वॉमिटिंग आ गई है, इस गोली से मुझे सर चक्कर आया है, इस गोली से मुझे नींद नहीं आ रही, ये गोली मुझे तलखी कर रही है, ये गोली मुझे गर्मी कर रही है, इस गोली से मेरा यूरिन ठीक नहीं आ रहा है, इस गोली से मुझे पखाना ठीक नहीं आ रहा, ये गोली मैंने नहीं लेनी, मैंने ये 2 लेनी है, ये तीसरी मैंने नहीं खानी। या फिर वो क्या करते हैं कि वो गूगल से चेक करते हैं कि ये जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं ये किस किस काम के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दवाई उनको ये लगता है कि ये दवाई तो डिप्रेशन के लिए है, तो वो निकाल देते हैं उसमें से। वो कहता है मुझे तो डिप्रेशन है ही नहीं, ये डॉक्टर पता नहीं कहाँ से बेवकूफ़ था जिसने मुझे ये मेडिसिन लिख के दे दी। हालांकि ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई जो आप अलामात डॉक्टर को बता रहे होते हैं डॉक्टर को फील हो रहा होता है कि इसको कोई साइकोलॉजिकल मेडिसिन की ज़रूरत है, या सब कोई समटाइम डाइजेस्टिव ऐड कर दिए जाते हैं, समटाइम कुछ विटामिन ऐड करने पड़ जाते हैं। तो वो डॉक्टर एक कम्बिनेशन बना रहा होता है कि इस गोली के साथ इसका इंटरेक्शन होगा और ये चीज़ें हमने लेनी है और अल्टीमेट इसका ये रिज़ल्ट आना है।
جب اس میں سے آپ ایک یا دو گولیاں یا سیرپ یا کوئی بھی آپ کو جو چیز اس میں سجیسٹ کی ہوتی ہے وہ آپ جب نکال دیتے ہیں تو وہ رزلٹ جو ڈاکٹر اٹین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں حاصل ہوتے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈاکٹر کا اتنا عرصہ علاج کروایا ہے اور یہ ہمیں آرام نہیں آیا، تو پھر آپ ڈاکٹر کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، دوائیوں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل غلطی آپ کی ہوتی ہے. پھر آپ ڈاکٹر کو بتاتے بھی نہیں کہ یہ میڈیسن میں نے نہیں کھائی، یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس کا مجھے ٹیسٹ پسند نہیں آیا، اس کا کلر پسند نہیں آیا، یا اس کی اسمیل پسند نہیں آئی، تو اس لیے میں نے نہیں کھائی. تو کائنڈلی اگر آپ کو کوئی بھی اس قسم کا ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ میڈیسن میں نے لی ہے اور اس کا مجھے ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، مجھ سے نہیں لی جاتی، یا اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ گولی لیتا ہوں یا لیتی ہوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، مجھے وامٹنگ آتی ہے. جو بھی آپ کو اس سے ریئیکشن آ رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کے نوٹس میں ضرور لائیں تاکہ ڈاکٹر اس کا الٹرنیٹ جو پازیٹیو سلوشن ہے وہ آپ کو دے، یا بتا دے کہ اس کو روکنا ہے، اس کی ڈوز کم کرنی ہے، بڑھانی ہے، یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو فردر گائیڈ کر سکے گا کہ یہ چیز آپ اس وجہ سے اس سے پریشان ہو رہے ہیں تو یہ اس کی جگہ یا چینج کر دیں یا اس کی ڈوز کم کر دیں یا کینسل کر دیں. اگر کینسل کرنی ہوگی تو وہ کینسل کروا دے گا، لیکن خدا را اپنی مرضی سے یہ ڈیسیجن نہ لیں کہ ہم نے یہ گولی کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی، کیونکہ جو آپ کو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید مشورہ ہوتا ہے اور اس مشورے کی آپ نے فیس پے کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے درمیان اپنے مشورے جو ہیں وہ ایڈ نہ کرنا شروع کر دیا کریں. اس کے بعد اگلا جو بڑا اہم ایشو ہے، چوتھا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مریض ہوتے ہیں وہ آئے روز ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ شروع کرواتے ہیں، 4-5 دن، 2 دن، 3 دن، 1 دن اس کی دوائی کھاتے ہیں، اگلے دن وہ نئے ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کل بھی اس سے دوائی لیا، مجھے تو آرام نہیں آیا، میں نئے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. اس میں بڑا رول ہماری فیملیز کا بھی ہوتا ہے، ہمارے دوست احباب کا بھی ہوتا ہے. جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو کوئی بندہ عیادت کے لیے آتا ہے، اس سے پوچھنے کے لیے آتا ہے، تو آتے ہی وہ ساتھ 2-3 چیزیں تو لازمی کرتا ہے. ایک تو وہ مریض کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بیماری آپ کو ہے یہ ہمارے فلاں کزن کو ہوئی تھی، ہماری فلاں خالہ کو ہوئی تھی، فلاں بیٹے کو ہوئی تھی، فلاں آدمی کو ہوئی تھی، وہ تو مر گیا تھا، اس کو تو پھر یہ ہوا تھا، اس کو پھر آپریشن کرنا پڑا تھا، وہ تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے. ایک تو وہ اس کو ڈپریشن میں ڈالتا ہے، پہلے نمبر پہ اس کو ڈراتا ہے اس مریض سے. پھر اس کے بعد وہ اگلا بتاتا ہے کہ ہم نے یہ مریض اس طرح کا مسئلہ ہو، وہ فلاں جگہ پہ ایک ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان کو چیک کرواؤ، وہ بڑا اچھا ہے، تو اس سے یہ کروائیں تو یہ کروائیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. یا پھر وہ کہیں گے کہ یہ اس کا نا فلاں جگہ پہ ایک بابا جی ہیں وہ دم کرتے ہیں، آپ جا کے دم کروا لیں، تو یہ دوائیاں چھوڑیں، اس سے آرام نہیں آنا. وہ فلاں مریض تھا وہ بھی علاج کرواتا رہا، اس کو آرام نہیں آیا، پھر وہاں سے جا کے اس نے دم کروایا، یہ ہوا وہ ہوا. تو وہ ٹھیک ہے، دم درود کی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے، لیکن پہلے جہاں سے ایک جگہ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کو کچھ ایسا چلنے دیں. وہ جا کے اس ڈاکٹر کو واپس جب آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی 1 ہفتہ میڈیسن کھائی ہے، یہ 4 دن میڈیسن کھائی ہے، مجھے آرام نہیں آ رہا، تو پھر وہ یہ آئیڈیا لگاتا ہے یا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن اس کو افیکٹو نہیں ہے، تو وہ اس سے ایڈوانس لیول کی میڈیسن شروع کرواتا ہے یا اس کی ڈوز بڑھاتا ہے. یا پھر اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا تو وہ آپ کو اپنے سے زیادہ قابل جس کو وہ سمجھتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس ریفر کرے گا. یا کوئی ایڈوانس ٹیسٹ ہونے والا ہے تو اس ٹیسٹ کی طرف آپ کو ریفر کرے گا کہ آپ جا کے یہ ٹیسٹ کروا لیں یا یہ فلاں ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یا یہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو مے بی. یا پھر آپ الٹرنیٹیو میڈیسن پہ چلے جائیں، آپ میڈیسن سے نہیں فرق پڑ رہا تو فزیو تھراپی، نیوٹریشنسٹ کو بھی ساتھ ایڈ کریں، جو بھی وہ اس کے ریلیونٹ چیزیں ہوں گی اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے گا. لیکن اگر آپ ایک دن آج اس ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، کل اس کو چیک کروائیں گے، پرسوں اس کو چیک کروائیں گے، اگلے دن نئے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے، تو وہ ایسے سمجھیں کہ آپ نے اپنی باڈی کو ایک ایکسپیریمنٹ لیب بنا لیا ہے کہ آپ آئے روز ہر ڈاکٹر کی پرسکرپشن میں اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے باڈی کے اوپر. اور پھر کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں، وہ ایک خاص قسم کی اینٹی بایوٹکس 3 سے 5 دن کھانا ضروری ہوتی ہے، تب جا کے وہ انفیکشن کور ہوتا ہے. اب پہلی خوراک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات سے دوائی کھائی ہے، صبح ہوگی ابھی تک آرام ہی نہیں آیا، تو وہ ایک دن میں انفیکشن کور نہیں ہوتا، وہ 3 سے 5 دن اس کی میڈیسن کھانی پڑتی ہے. پھر ایک دن ایک ڈاکٹر سے آپ نے چیک کروایا، اس نے اور اینٹی بایوٹک لکھی ہے، اگلے دن آپ نے اور ڈاکٹر سے چیک کروایا، اس نے اور اینٹی بایوٹک لکھی ہے، اگلے دن اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس نے اس سے ریلیونٹ کوئی اور اینٹی بایوٹک لکھ دی، تو آپ کی باڈی کے اندر ڈرگ ریزسٹنس بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسا عمل نہ کریں، بلکہ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کی دوائی سے آرام نہیں آ رہا تو ایک دفعہ دوبارہ اس کو جا کے واپس رپورٹ لازمی کریں. لیکن پھر بھی اگر آپ اس ڈاکٹر پہ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو وہ چوز کریں جس پہ آپ کو اعتماد ہو، جس کو آپ کو لگے کہ یہ قابل آدمی ہے، یہ میرا علاج کرے گا، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، اسی سے آپ ٹریٹمنٹ کروائیں. آپ اس کے بارے میں پہلے اوپینین لے لیں، اس کے ریویوز لے لیں، جنہوں نے اس سے علاج کروایا ان سے پہلے بات کر لیں. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے قابل ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے میں نے ان سے ٹریٹمنٹ کروانا تو کروا لیں. نہیں ہے تو پھر جب اس نے جو آپ کو پرسکرائب کیا اس کے اوپر اکتفا کریں. پھر وہ جا کے اس کو واپس بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن آپ نے دی تھی 4-5 دن یا 5 دن آپ نے ریکمینڈ کی تھی، میں نے 5 دن کھائی ہے، مجھے آرام نہیں آ رہا، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کے آگے فردر سولوشن بتا سکتے ہیں آپ کو. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو یہ چیز موافق نہیں آئی،
जब आप नए डॉक्टर के पास जाते हैं, मे बी वो उसी से रेलिवेंट जिस तरह की पिछले डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वही आपको दे दें, तो वो आपका ट्रायल जो वो ज़्यादा अरसा चलता जाएगा। इसकी बजाय अगर आप वो उसको बता देते हैं अपने डॉक्टर को जाकर कि मैंने मेडिसिन खाई है लेकिन मुझे आराम नहीं आया, तो वो उसके नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ आपकी तरफ जाएगा। वो आपको बार बार वही मेडिसिन नहीं खिलाएगा, उसकी डोज बढ़ाएगा, उसकी पोटेंसी बढ़ाएगा, या उसके एडवांस लेवल पे जाएगा, वो जनरेशन चेंज करेगा, ठीक है, या फिर वो डायग्नोस्टिक्स को दोबारा देखेगा कि मे बी डायग्नोसिस गलत हो, तो वो आपको फर्दर बार बार आप एक चीज़ को कंसल्टेंट्स के पास गुजारते हैं, तो वो कंसल्टेंट जो होता है वो उसको और बेहतर करने की कोशिश करता है। अगली चीज़ जो है वो ये बड़ी अहम है, वो ये है कि जो हमारा मरीज़ होता है वो डॉक्टर की हिदायत पे अमल नहीं करता। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपने डेली आधा घंटा वॉक करनी है, वो वॉक नहीं करेगा। डॉक्टर ने उसको कहा है आपने मीठा नहीं खाना, तो वो मीठा खाएगा। डॉक्टर ने उसको कहा है आप चिकन छोड़ दो, वो चिकन नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर ने उसको कहा है कि ठीक है जी आपने फ्रूट ये वाला नहीं खाना या दूध नहीं पीना, ये जो भी वर्ड्स है, उसको बिरयानी मना किया है, जो भी चीज़ उसको मना किया है या उसको रिकमेंड किया है कि तुमने डेली आधा पाव दही लेनी है, तो दही नहीं खा रहा। ये जो भी डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया है उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ कि आप इसे अवॉइड करो या इसको डाइट में ऐड करो, अगर इन दोनों में से वो कोई काम नहीं करता तो वो भी आप अल्टीमेटली जो आप रिज़ल्ट लेना चाह रहे होते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आते हैं। क्योंकि डॉक्टर का काम तो एडवाइस करना होता है। डॉक्टर 24/7 आपके साथ नहीं रह सकता, आपको मिनट बाद ये नहीं कह सकता कि आप इस दवाई का टाइम हो गया ये खा लो, या ये चीज़ मैंने आपको मना की है ये आप ना खाओ, या ये आपको रिकमेंड किया तो ये आप खा लो। ये तो आपने खुद करना होता है ना, नर्सिंग केयर तो आपने खुद करनी होती है, आपके आसपास के लोग करते हैं, आपकी फैमिली करती है, आपके बहन भाई करते हैं, या आपके बच्चे करते हैं, जो भी आपके साथ रहता है, आपका कोई रिलेटिव है जिसने आपको सपोर्ट करना है, वो आपको गाइड करता है कि डॉक्टर ने आपको ये चीज़ मना की हुई है आप ना करें। डॉक्टर ने आपको रोका है कि आपने गुस्सा नहीं करना, डॉक्टर ने आपको रोका है कि आपने रात जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। तो आप अगर उन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर को, मेडिसिन को, हॉस्पिटल को कोसने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं, फिर आप अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं और आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली फिर किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं होती। एक वक्त आता है कि ऐसे मरीज़ लातादाद फिर रहे हैं, शायद आपने भी कई देखे होंगे, जिनके पास हर अच्छे डॉक्टर के लिखे हुए नुस्खे मौजूद होंगे, पूरी फाइल तैयार करके फिर रहे होंगे, हर अच्छे से अच्छी लैब्स के टेस्ट उनके पास मौजूद होंगे, लेकिन कहेंगे कि पिछले 7 साल से 8 साल से मैं तो इलाज करवा के थक गया हूँ, मुझे आराम नहीं आ रहा। लेकिन जो आराम ना आने की वजह होती है वो उनके अपने अंदर होती है, वो ठीक नहीं कर रहे होते। आखिरी पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो सबसे अहम है, वो ये अहम है कि हमारा जो डॉक्टर की सिलेक्शन है उसके ऊपर बड़ी बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमने डॉक्टर चूज़ कैसे करना है, किस किस्म के डॉक्टर के साथ हमने जो है अपने रिलेशन बढ़ाने हैं और किस किस्म के डॉक्टर से हमने इलाज करवाना है। मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ तो मुझे हमारे गांव से और आसपास के इलाकों से बड़े लोग रब्ता करते हैं कि जी हमें शुगर हो गई है तो लाहौर के किसी अच्छे शुगर के स्पेशलिस्ट से हमें चेकअप करवा दें। अच्छा जी हमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किसी बड़े अच्छे माहिर ब्लड प्रेशर वाला जो डॉक्टर है उससे चेक करवा दें। अच्छा जी हमारा ये मसला बन गया, हमें लाहौर एक से अच्छा डॉक्टर से चेक करवा दें। फिर अच्छा डॉक्टर भी उनकी नज़र में वो होता है कि जिसका को 15-20 दिन पहले टोकन लेना पड़े, उसकी बड़ी महंगी फ़ीस हो और वो हमें चेक करेगा तो शायद हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली ये इस चीज़ को पल्ले बांध लें कि आप अपना ट्रीटमेंट ऐसे डॉक्टर से करवाएं जो आपकी इजी एक्सेस में हो और इजीली अवेलेबल हो। ये पॉइंट बड़ा अहम है कि आप फॉर एग्जांपल किसी दूर दराज गांव से चलते हैं, लाहौर आते हैं, एक डॉक्टर साहब का टाइम लेते हैं और टाइम लेके आते हैं, डॉक्टर साहब आपको एक हफ्ते बाद का टाइम देते हैं, आप उनको चेकअप करवाते हैं, आप उनकी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो आपको इफेक्ट नहीं करते हैं या कोई साइड इफेक्ट दे देती हैं, तो फिर आप दोबारा कैसे चेक करवाएंगे? फिर आप वेट करेंगे एक हफ्ते का, फिर आप अपने गाँव से चलेंगे, यहाँ आएँगे, और फिर कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनकी बार बार कंसल्टेंसी ज़रूरी है। जैसे ब्लड प्रेशर है, इसका चेक करना ज़रूरी है कि फ्लक्चुएशन कितनी आती है, आपका सुबह बीपी कितना होता है, खाने के बाद बीपी कितना होता है, रात को बीपी कितना होता है, कौन सी चीज़ें खाने से आपका बीपी बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ें खाने से आपका बीपी कम हो रहा है, आपका नींद ना पूरी होने की वजह से बीपी बढ़ता है, या आपका खाना हजम ना होने की वजह से बीपी बढ़ता है, या कोई ख़ास डाइट है जो आप खाते हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी बढ़ रहा है। ये पूरी एक लिस्ट है जिसकी बेस पे हम इवेलुएट करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है उसको कैसे इवेलुएट करना है और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सेम इस तरीके से डायबिटीज़ जो है वो भी इसी तरीके से है कि डायबिटीज़ में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हर घंटे बाद आपका डायबिटिक लेवल जो है वो चेंज होता है।
ग्लाइसेमिक लेवल चेंज होता है, आप देखते हैं कि सुबह मेरी शुगर इतनी थी, शाम को इतनी होगी। अब जिस वक्त आप डॉक्टर के पास आए हैं उस वक्त आपकी शुगर 400 है, उसने उस हिसाब से दवाई लिख दी है, लेकिन वो 400 इस वजह से हो सकती है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, आप थके हुए हैं, आप मेंटल स्ट्रेस में थे, इस वजह से शुगर बढ़ गई, आपने रास्ते में बद परहेजी कर ली, इससे शुगर बढ़ गई। अब डॉक्टर ने जो आपका ट्रीटमेंट किया वो 400 के हिसाब से किया कि आपकी शुगर 400 पे रहती है, लेकिन रूटीन में अगर आपकी शुगर 200 पे रहती है और आपने हाइपोटेंसिव मेडिसिन खा ली और आपकी शुगर डाउन रहने लग गई, फिर जिम्मेदार कौन होगा? आप किसको जाकर बताएंगे, कैसे बताएंगे, उसको दोबारा कंसल्ट कैसे करेंगे? ऐसा डॉक्टर जिसकी हफ्ता 10 दिन बाद टोकन लगता है, बारी आती है, वो आपको फ़ोन पे तो कंसल्टेंसी देने से रहा। तो काइंडली मेरा मशवरा ये होता है कि जो लोग जहाँ भी रहते हैं अपने करीब तरीन, हाँ काबिल तरीन डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए, PMD से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या अगर हकीम है तो वो तिल कौंसल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, होम्योपैथिक आप इलाज करवा रहे हैं तो होम्यो कौंसल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो डॉक्टर काबिल होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। आप करीब तरीन, और स्पेशली मैं एक और चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा अपना एक फैमिली डॉक्टर रखें जिसको आपके बारे में डिटेल से पता हो कि आपके बच्चे कितने हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी अर्निंग कितनी है, आपका लिवलीहुड क्या है, आपके घर में फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं, ठीक है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं या आप हार्ड वर्क करते हैं, आप मजदूर हैं, आप टीचर हैं, आप क्लर्क हैं, आप ऑफिसर हैं, किस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम मसाइल तो नहीं चल रहे, कोई रिश्तों के मसाइल, कोई जायदाद के मसाइल, कोई तनाज़ात की वजह से आप ज़्यादा डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, प्रेशर में हो, या आपकी फैमिलीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ कॉमन है, आपके वालदा को कौन सी बीमारी थी, आपके वालिद को कौन सी बीमारी थी, आपके भाई किन बीमारी में मुब्तला है, आपकी बहनों को किस तरह की बीमारी है, आपके बच्चों में किस तरह की बीमारी है, वो उसको सारा आपका बैकग्राउंड का आइडिया होता है। वो जो आपको सुजेशन देता है ना, वो बहुत बेहतरीन सुजेशन देता है। आपका फैमिली फिजिशियन जो होता है, एक तो वो आपके पास सिंगल क्लिक पे अवेलेबल भी रहेगा, और दूसरी बात ये कि आपकी पूरी फैमिली को वो डिटेल से जानता होगा कि इनको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस वजह से वो आपको बेहतरीन रहनुमाई दे सकता है। फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि इसका इलाज जो है वो कहीं बड़े अच्छे डॉक्टर से होना चाहिए, वो दो सूरतों में मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो ये है कि आपके इलाके का डॉक्टर या आपका फैमिली डॉक्टर आपको सुजेस्ट करे कि ये डिज़ीज़ जो है ये यहाँ क्योरेबल नहीं है, यहाँ इसका कोई डॉक्टर नहीं है, या यहाँ इसका कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप लिहाजा इसको किसी बड़े शहर में या बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो डायग्नोज नहीं हो रही बीमारी की, वो पता ही नहीं चल रहा कि वो कौन सी बीमारी है, यार डॉक्टर अपना मशवरा दे रहा है लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस की तरफ नहीं आ रहा, टेस्ट में कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो रही, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है किसी बड़े प्रोफेसर को चेक करवा लेते हैं ताकि ये डायग्नोज हो जाए। और तीसरी बड़ी अहम वजह जो है जिसकी वजह से आपको बड़े शहरों में मूव करना चाहिए, वो ये है कि कोई ऐसा टेस्ट या ऐसी सर्जरी जो आम छोटे शहरों में जिसकी मशीनरी या जिसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए आप लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी ऐसे बड़े शहरों में मूव करें ताकि आप उस किस्म का जो ट्रीटमेंट है वो उस फैसिलिटी से जाके अवेल कर सकें। तो इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर बीमारी के लिए लाहौर आएँ या कराची जाएँ या मुल्तान जाएँ या पूछते फिरें कि इसमें कौन स्पेशलिस्ट है, किस डॉक्टर को हम चेक करवाएँ, कि कौन इसमें काबिल है, कौन इसमें माहिर है। देखिए आपका जो भी डॉक्टर है वो भी एक मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, उसका सिलेबस भी सेम है, वो पढ़ के पास होके आया है, तो उसको सारी बीमारियों का पता है। वो कम अज़ कम आपको जो मशवरा देगा वो अपनी काबिलियत के मुताबिक एक अच्छा मशवरा देगा कि आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो फ़लाँ जगह से करवा लें, कि फ़लाँ डॉक्टर से करवा लें। जब वो आपको रिकमेंड करेगा तो फिर आप ज़रूर करवाएं, अदरवाइज़ आप हर छोटे छोटे मसले के लिए। और दूसरी बात ये बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर एक मरीज़ है वो 200-300 किलोमीटर दूर बैठा है और वहाँ से वो चलता है यहाँ और लाहौर आता है, लाहौर आकर डॉक्टर का टाइम लेता है, डॉक्टर उसको 4 घंटे बाद का टाइम देता है, 4 घंटे वहाँ वेट करता है, फिर डॉक्टर उसको टेस्ट लिख के देता है, फिर वो टेस्ट करवाता है, फिर वो लाइन में लग के अपना चेकअप करवाता है, फिर वो लाइन में लग के अपनी मेडिसिन लेता है, फिर वो 300 किलोमीटर का सफ़र कर घर जाता है। तो जो इतना सफ़र कर सकता है, इतना टॉलरेट कर सकता है, तो वो फिर मरीज़ या तो है नहीं, या वो जो जितना सफ़र करके और इतना जलील होकर जाएगा तो वो मरीज़ बन जाएगा। क्योंकि मरीज़ के लिए इतना सफ़र करना तो मुश्किल होता है ना। अगर वो मरीज़ इतना सफ़र कर रहा है, इतना बियर कर रहा है, इतना बर्दाश्त कर रहा है, इतने पैसे भी खर्च रहा है, इतना टाइम भी लगा रहा है और इतनी खजालत भी बर्दाश्त कर रहा है, तो इट्स मीन कि वो या तो सही एक्चुअल पेशेंट है नहीं, क्योंकि वो पेशेंट होता तो वो इतना लंबा सफ़र करना और इतना फिर परेशानियाँ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। या फिर जब वो ठीक ठाक भी है तो जब वो इतने सारे प्रोसेस से गुजरता है तो वो खुद मरीज़ बनना शुरू हो जाता है और उसके जहन में एक बात बैठ जाती है कि मैं तो बड़ा मरीज़ हो गया हूँ, मुझे तो लाहौर से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मेरा तो बड़ा वो डॉक्टर ही बड़ा है, वो मैं CMH में चेक करवाता हूँ, या वो बड़े लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों में जाके चेक करवाना पड़ता है, यहाँ किसी डॉक्टर को समझ नहीं आती, मेरी तो बीमारी बहुत बड़ी हो गई है, वो मेंटली काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। तो लिहाजा अपने एक फैमिली डॉक्टर रखें, उसको बार बार डिस्कस करते रहा करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो काइंडली आप ये 4-5 चीज़ें जो है ये नोट कर लें
اور اپنے قریب جتنے ایسے مریض ہیں جو تکلیف میں مبتلا ہیں ان کو یہ لازمی چیزیں بتائیں، اور ان طریقہ کار پہ اگر وہ چلیں گے تو وہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور دوبارہ بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں آئندہ کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ۔